अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौजू लेकर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अहम काम सर अंजाम दे और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर से बेहतरीन काम भी सर अंजाम दिए जाएँ। तो आज का जो मौजू है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने फ्यूचर की, अपने रोशन मुस्तकबिल की। तो हर इंसान को फ़िक्र है अपने मुस्तकबिल की, उसकी एक अलग पहचान होना ज़रूरी है। हर इंसान चाहता है कि वो एक उभरता हुआ सितारा है तो वो चमके, सबकी नज़रों में रोशन हो, और हर इंसान को फ़िक्र है आगे बढ़ने की। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी एक पहचान लेकर आए सोसाइटी के अंदर, अपना एक नाम हो, अपना एक मकाम हो। लेकिन जब हम बात करते हैं मुस्तकबिल की, इसको रोशन बनाने की, तो बात ये आती है कि कैसा मुस्तकबिल हम चाहते हैं, कैसा रोशन मुस्तकबिल होना चाहिए। क्या हमारा कोई विजन है, क्या हमारे कोई गोल्स हैं, क्या हमने कोई अपने टारगेट सेट किए हुए हैं जिनको हमने अचीव करना है, जिसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। फ़िक्र तो हम सब करते हैं, लेकिन उस फ़िक्र के पीछे हमारा कोई अमलन काम है, कोई हमारे विजन गोल्स हमने सेट कर रखे हैं या फिर नहीं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हमारे वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है, उनके जो बच्चे हैं, वो अपना एक नाम बनाए, मकाम बनाए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग्स करें। लेकिन ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं, परवरिश से इनका आगाज़ होता है, तरबियत से इनका आगाज़ होता है। यानी कि पहली जो हमारी स्टेज है वो हमारा घर है, हमारी फैमिली है, जहाँ से हमारे मुस्तकबिल का आगाज़ होता है। तो क्या परवरिश, तरबियत वो हमारे नौजवान नस्ल की बेहतर हो रही है? उसके साथ साथ बात की जाए हमारे टीचर्स का, इसमें बहुत अहम किरदार होता है कि टीचर बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं या फिर उनको सोसाइटी में रहने के काबिल बना भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपने पढ़ा है उस पर अमल करना भी किस हद तक ज़रूरी है। क्योंकि सोसाइटी में कहते हैं गिव एंड टेक है, जैसे आप इखलाक रखेंगे आपको सामने से भी वही मिलेंगे। अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मुस्तकबिल को रोशन करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तालीम और तरबियत के ऊपर फोकस करें, अपने गोल्स हम सेट करें जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कैसे अपने जो हम एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, एक्चुअल में रोशन मुस्तकबिल कहते किसे हैं, उसकी फ़िक्र जो हम कर रहे हैं, उस फ़िक्र का जो ख़ात्मा है वो कैसे किया जा सकता है, और कैसे इसके इम्पोर्टेंस को समझा जा सकता है कि फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए पहले जो हमारा हम जो कर रहे हैं, हमारी जो फैमिली हमारी तरबियत कर रही है, हमारी परवरिश हो रही है, हमारी नशो नुमा हो रही है, उसमें हमारे वालिदैन अपना क्या अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के मौसम की कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल को, शक्नी मौसम बहुत ही खूबसूरत खुशगवार होता जा रहा है, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो भी खुशगवार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज का हमारा मौजू जो है वो बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि हर इंसान को अपने मुस्तकबिल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है और वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहता है। तो इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप माहिर इमरानियात है डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सत्सरा में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं मेहताब हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सत्सरा में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप माहिर तालीम है फरियाल बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें, अगर आज के मौजू के ऊपर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप रोशन मुस्तकबिल के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र की बात की जा रही है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि रोशन मुस्तकबिल हम कहते किसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। महविश, जब हम रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम रोशन मुस्तकबिल की एक डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले वी हैव टू रीडिफाइन आवरसेल्फ, हु वी रियली आर। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरा रब कौन है और मेरा जहाँ क्या है, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या ख़ास मकसद लेके आया हूँ। आपको सबसे पहले आपकी जो रोशन मुस्तकबिल की एक डेफिनेशन है जो बहुत ही लिमिटेड हमारी सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि आपका एक करियर है जिसके ऊपर आपने मेहनत करनी है, आपने स्ट्रगल करनी है, और आप जब उस करियर को अटेन कर लेते हैं तो दैट्स व्हाट वी कॉल रोशन मुस्तकबिल। लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर एक्चुअली द डेप्यूटी ऑफ गॉड। आप अल्लाह ताला का खलीफा हैं। आपके साथ जहाँ भी ये जिस्म है वहाँ पे आपके साथ ये रूह भी है। जहाँ पे आपकी ये दुनिया का पैराडाइम है वहाँ पे आपका आखिरत का भी पैराडाइम है। बिल्कुल ऐसे। तो आपने उस जो रोशन मुस्तकबिल है उसकी एक बड़ी पिक्चर देखनी है और उस बड़ी पिक्चर के अंदर खुद को आपने फिट करना है कि वेयर डू आई स्टैंड इन दिस पिक्चर। ठीक हो गया। जब तक आप उस पिक्चर को बड़ा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसकी असल जो एसेंस है उस तक हम पहुंच नहीं सकते। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड हो। और स्टैंडर्ड आपके पास कहाँ से आएगा? क्या सोसाइटी मुझे स्टैंडर्ड देगी? क्या आपको जो आपकी फॉल्स स्टैंडर्ड्स बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड उसका वर्जन है, क्या उस स्टैंडर्ड के अंदर आप अपनी ज़ात को फिट करेंगे, आप अपने मुस्तकबिल को फिट करेंगे? नो, यू हैव टू रीडिफाइन योर सेल्फ, यू हैव टू रीडिफाइन द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड जो आपके रोशन मुस्तकबिल का है वो ज़ात देगी जिसने आपको पैदा किया है। जिसने जिस्म को पैदा किया है, जिसने से रूह को पैदा किया है, जिसने जहाँ को पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। वो कुरान में कहता है कि तुम क्या समझते हो कि इंसान को ऐसे ही पैदा कर दिया गया है और उसका ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मकसद, कुरान जब मकसद की बात करता है तो उसको आपने पहले देखना है कि व्हाट्स दैट मकसद, वो मकसद क्या है। ठीक हो गया। जो विजन, जो आपको पर्सपेक्टिव, जो पैराडाइम आपको कुरान दे रहा है, जो पैराडाइम आपको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो इतना डायनामिक है, वो इतना एक्सपेंडेड है, वो आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, सोसाइटी लेवल के ऊपर एंड यूनिवर्सल लेवल के ऊपर आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर देता है। बिल्कुल ऐसे। और जब आप उस विजन के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, ऑटोमेटिकली आपके जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप आपकी जो छोटी सी पिक्चर आपने बनाई हुई है उससे आप बाहर निकल के एक बड़ी पिक्चर लेके आते हैं। और जब आप उस पिक्चर के साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो यूनिवर्सल फोर्सेस आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाती है। ठीक हो गया। फिर आपको जो है अपनी सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने तर्ज फ़िक्र को, अपने ज़ाविये को और अपने जो आपकी लाइफ का एक आपने एक पिक्चर सी पेंट की है, फिर आप उसको जो है किसी और तर्ज में देखना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए हमारी इस्लामी तालीमात का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजू के रोशन मुस्तक़बिल की जो फ़िक्र है उसकी जो फ़िक्र हमें लाहक होती है, कैसे इस फ़िक्र को दूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक अलग पहचान होना कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौजू पे इन डिटेल बात का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। अगर आप इस मौजू पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मेहताब साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारी ज़िंदगी का डेफिनेटली एक मकसद होना चाहिए और इस्लामी तालीमात हमें बहुत कुछ सिखा देती है, हमारी ज़िंदगी के पूरे तौर तरीके रहन सहन हमें सिखाता है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं रोशन मुस्तक़बिल की फ़िक्र की, तो इसमें एक अपनी पहचान की क्या अहमियत है? कैसे रोशन मुस्तक़बिल को पहचान कर हम अपनी एक जो रोशन मुस्तक़बिल की फ़िक्र है उसको पहचान कर अपनी एक अलग स्टेज बना सकते हैं, सोसाइटी में अपना एक अलग मकाम बना सकते हैं? जी बिल्कुल, जो आपका विजन है उसमें आपकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और आइडेंटिटी के लिए डेफिनेटली आपने कुछ ख़ास करना है और उस ख़ास करने के लिए बचपन से हमारा एक विजन बना दिया जाता है कि हमने डिग्री हासिल करनी है और उसके बाद हमने एक ख़ास मुकाम पर पहुंचना है। बट वो विजन जो बड़ा वेग होता है, ठीक है, और रियलिस्टिक अप्रोच पे नहीं होता। ठीक है, सो सबसे पहले हमने उस विजन को बड़ा क्रिस्टल क्लियर करना है। ठीक है, देखिए इस्लाम जो है वो इस ज़िंदगी के बाद अगली ज़िंदगी का विजन भी अभी से दे रहा है, वो बड़ा क्लियर कट है। अगर आप इबादत करते हैं तो उसके नतीजे में आपको स्वाब मिलेगा और आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर डिफाइन है। जब हम दुनिया की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं, तो अगर हम वेगनेस रखेंगे तो वो हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। सो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को स्टडी करें, सीरत का मुताला करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने 12 साल की उम्र में बकरियां चराना शुरू की थी और 23 साल की उम्र में आप मशहूर ताजिर बन गए। आपका चर्चा हर जगह था, आपको अमीन और सादक का लक़ब मिल चुका था। सो ये आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको कम से कम 10 से 11 साल का टाइम चाहिए, जो सीरत से हमें एक टाइम फ्रेम मिलता है। सो हमने अपने आप से पूछना है कि हम जिस चीज़ के लिए भी अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया और वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। उसमें कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अमूमन जो स्टूडेंट्स से भी मेरा इंटरेक्शन रहता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, तो क्लैरिटी नहीं होती। सो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हम एक अपनी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन नहीं कर पाते। सो आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करना पहला स्टेप है। सही है। आप किस फील्ड में, किस चीज़ में अपने आप को सुपर बनाना चाहते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या होगी। जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने नाइब बनाकर भेजा, सो इंसान के पास रिस्पॉन्स की एबिलिटी है। सिमिलरली एज अ ह्यूमन बीइंग दुनिया के अंदर आपने अपने आप को कैसे मनवाना है, तो पहले ये डिफ़ाइन करें। फिर उसके बाद आपने जब डिफ़ाइन कर लिया तो फिर जो गोल्स बनेंगे उनको आपने एग्जीक्यूट करना है, फिर एग्जीक्यूशन की तरफ आना है। और एक इसमें अहम पॉइंट है रीएडजस्टिंग का। आप अपने गोल्स के लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज होती है तो आपने रीएडजस्ट होना है। बिकॉज अगर आप रीएडजस्ट नहीं होते तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है, आप कहीं पे भी स्टक हो सकते हैं। सो ये एक फार्मूला है जिस पर अमल करके आप अपनी आइडेंटिटी को जो है वो प्रोमिनेंट कर सकते हैं। सही। फराज साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हम आसान रास्ते तलाश करते हैं, तो क्या ये भी एक वजह है कि रोशन मुस्तक़बिल के हमें फ़िक्र तो सबको है बट हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते? कहीं भी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, हम बैकअप ले जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन फ़िक्र सबको है। पता है, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो बाद में हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं बस हमने पीएचडी कर ली, हमने एमएस कर लिया, बस अभी हमारा फ्यूचर क्लियर है, हमें कोई अच्छी जॉब मिलती है। लेकिन हम अपने स्ट्रेंथ को तो देखते हैं बट उससे पीछे अपनी वीकनेस को नहीं देखते हैं कि हमारे वीकनेसेस क्या हैं। सबसे पहले हमें अपनी वीकनेस को देखने के क्या क्या वीकनेसेस है, उस पे ही हमने वर्क करना है, तभी हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम उसको क्लियर ना करें, हमें अपना गोल तो नज़र आ रहे हैं कि दिस इज़ माय गोल, बट उसके पीछे जो उनकी वीकनेसेस है वो हमें नज़र नहीं आए कि सबसे पहले मैं फोकस करूँ उन पे, इसके बाद जो है ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सही। और इसके अलावा जिस तरह अभी कुरान पाक में भी मतलब साफ वाज़ेह सारा कुछ बताया कि आप मेहनत करोगे तभी आपको उस मेहनत का सिला मिलेगा। बिल्कुल। अदरवाइज जब अल्लाह ताला ने हमें एक बात क्लियर करके बताया है तो फिर हमें भी अगर उस बात पे चलेंगे तभी हमें मतलब हमारा फ्यूचर रोशन होगा। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात है, हमारे पैगंबर की अगर हम बात करें, सब मतलब लाइक जितने भी पैगंबर दुनिया सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हार्ड टाइम फेस किया है, इसके बाद ही कहीं जाके मतलब वो लोगों का सामना किया। मतलब जब हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की है, छोटे एज में उनके पेरेंट्स नहीं थे,
उन्होंने मेहनत की, हार्ड टाइम फेस किए, तो फिर हम क्यों ना करें मेहनत? क्यों ना करें, बिल्कुल। हमने तो ठीक है, हमारे पास तो डिग्री आ गई है, लेकिन उस डिग्री को हमने आगे कैसे यूज़ करना है? बिल्कुल ऐसे। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को हार्ड टाइम फेस करें, तब हम आगे जाएंगे। सही होगा। इसके लिए हम ये नहीं है कि जैसे ही हमने डिग्री, बस हमारे सामने कोई अच्छी सी पोस्ट और डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट और हम उस पर चले जाएं, जी नहीं। उससे पहले आप अपने बैक स्टेप देखें कि आपको कितना क्लियर है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, अपने गोल के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आपने सिर्फ बुक रीड किया, आपने रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, रिसर्च होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ हम बात करते हैं अच्छे मुस्तकबिल की, अपने गोल को अचीव करने की, वहाँ अपनी मंजिलों तक, जो हमारी मंजिलें हम तय करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उस तक पहुँचने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, ना कि उन प्रॉब्लम से घबरा कर हम अपने गोल्स को अचीव करना ही छोड़ दें। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। वो अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ बहुत अच्छे से समझता है, जानते हैं, और हमें पता है हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे गलत है, हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी बुरी है, हम सब जानते हैं। ये और बात है कि हम उसको देख के अनदेखा कर देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात इसमें है क्लैरिटी। आपको लाइफ में पेन्स भी आती हैं, सफरिंग्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, हर तरह के डायनामिक्स से आपने गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारा सोसाइटी का डायलेमा ये है कि आपको ये सिखाया नहीं जाता कि जब आप लाइफ के इन चैलेंजेस से गुजरेंगे, आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से स्टैंड करना है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो ट्रस्ट कहाँ से आएगा? बिल्कुल। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ट्रस्ट है आपकी अपनी ज़ात पे, अल्लाह पे, ये आपको मिलता है आपके उस हायर स्टैंडर्ड से जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिए। अगर आपकी इनर केमिस्ट्री से वो हायर स्टैंडर्ड मिसिंग है, वो वाइब्रेशंस मिसिंग है, वो एनर्जी मिसिंग है, तो आप कभी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि आप बड़े लो वाइब्रेशंस पे हैं। देखिए महविश, आपकी थॉट, आपके जेस्चर्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन, सब कुछ एनर्जी है। बिल्कुल ऐसे। और जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में देते हैं, आपको वही मिलता है। बिल्कुल ऐसे। अगर आपके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट है, डाउट है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जिस वाइब्रेशन के साथ आप रह रहे हैं, आपके हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। अगर आप लिटरली चाहते हैं कि मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदले, मेरा फ्यूचर बदले, हालात बदलें, यू मस्ट चेंज योर थॉट फर्स्ट। आपको सबसे पहले इसके ऊपर मेहनत करनी है, अपनी सोच के ऊपर मेहनत करनी है। और साइंस भी इसको प्रूव करती है, क्वांटम लेवल के ऊपर। बेसिकली आपकी थॉट है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, जिस लेवल की थॉट आप रखेंगे, उसी लेवल का आपको एनर्जी मिलेगी, उसी लेवल की चीज़ें आपको मैनिफेस्ट हो गया। अपनी हमारी जो सोच है उसको बदलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बात को मज़ीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि रोशन मुस्तकबिल के जो फ़िक्र है, उसको, उस फ़िक्र को कैसे दूर किया जाए, और अपनी जो एक अलग पहचान हम बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझें और कैसे इसकी वैल्यू को जाने के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अच्छा महविश, में ये बात करी थी कि सोच जो तब्दीली आती है ना महविश, वो आपके अंदर से आती है। जब तक आपका अंदर चेंज नहीं होगा, जब तक आपका इनर चेंज नहीं होगा, आपका बाहर कभी भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल ऐसे। और एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। और महविश, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी बहुत सियाणी है। वी कैन नॉट डिसीव एनर्जी। हम एनर्जी को धोखा नहीं दे सकते। ये बिल्कुल ऐसे देखें, जब आप कोई रेडियो स्टेशन ऑन करते हैं, आप एक फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं ना, अब जो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं उसी के ऊपर वो चैनल ऑन हो जाता है। द सेम वे जब आप अपनी सोच के अंदर यकीन पैदा करते हैं, ट्रस्ट पैदा करते हैं, तवक्कुल पैदा करते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर ट्रस्ट पैदा करते हैं, और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, और उसके अंदर जो है एक बड़ी पिक्चर आपने रखी हुई होती है, तो उस लेवल की वाइब्रेशंस बेसिकली आप अट्रैक्ट करेंगे, और उस लेवल का जो है आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट होगी।
تو سب سے پہلے یہ جو بیج ہے نا, اس بیج کو آپ کو بدلنا ہے. آپ ڈائریکٹ پھل کی بات نہیں کر سکتے ہیں. پھل کے لیے آپ کی بیج کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی ہونی چاہیے, اور آپ کا جو بیج ہے وہ آپ کی سوچ ہے, آپ کی انٹینشنز ہیں, آپ کی نیتیں ہیں. بالکل. آپ کو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار. بالکل. تو بیسکلی نیت کیا ہے؟ نیت وہ کوالٹی آف تھاٹ ہے, وہ انٹینشنز ہیں, وہ پرسیپشنز ہیں جو آپ یونیورس کو دے رہے ہو, اور آپ اس کو ایک میسج دے رہے ہو کہ مجھے اس طرح کی ریالٹی چاہیے, مجھے اس طرح کا روشن مستقبل چاہیے, اور مجھے اس طرح کی جو ہے وہ میں چیزیں مینیفیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ دیکھیں قرآن میں ہے نا, انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے صحیح کیا. واٹ از صحیح؟ صحیح از دا اسٹرائیونگ ہارٹ. یعنی آپ اتنی اسٹرگل کریں گے, اور اسٹرگل کس میں کریں گے؟ اپنی سوچ میں, یعنی مائکرو لیول کے اوپر, چھوٹے لیول کے اوپر بیج پہلے چینج کریں گے, پھر مائکرو سے میکرو آئے گا. صحیح. آپ کی سوچ سے آپ کا ایکشن بنے گا, آپ کے ایکشن سے آپ کے بیہیویئر بنیں گے, اور بیہیویئر سے آپ کی ہیبٹس بنیں گی, اور آپ کی ہیبٹس سے پھر جو ہے نا آپ کی مائنڈ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ آٹومیٹکلی ایک پیٹرن کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے اس دماغ کا, مائنڈ کا پیٹرن چینج نہیں کیا, اور آپ کہیں گے یار حالات نہیں بدل رہے, کچھ بدل ہی نہیں رہا, چینج نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ اسی سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں. بالکل. ہم اسی آٹو موڈ کے اوپر چل رہے ہیں. آپ نے بدلا نہیں ہے. بدلنے کے لیے یو ہیو ٹو گو ود ان یور سیلف, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی آف یور تھاٹس. ایگزیکٹلی. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. مہتاب صاحب, ہم اپنی زندگی میں اپنے جو مستقبل ہے اس کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں, بٹ ہمیں اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے تو کیسے ہم خواب دیکھ سکتے ہیں اپنے روشن مستقبل کا؟ کیسے ہم اپنی الگ پہچان بنا سکتے ہیں؟ تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا ہماری نوجوان نسل کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی, ذمہ داریوں کے احساس کے بغیر تو آپ اسٹیپ ہی نہیں لے سکتے, آپ ایکشن ہی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ کیپچر کریں اپنی 4D سے اپنی 3D میں کیپچرنگ کریں. آپ کے مائنڈ میں جو بھی سوچیں ہیں, جیسے میم نے بات کی, تو ان سوچوں کو کیپچر کریں, فزیکل حالت میں لکھیں, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب آپ کیپچرنگ کے فیز میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آئدر آپ ٹھیک جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. جیسے میں ٹریننگ کے اندر ایک کانسیپٹ دیتا ہوں, اور اس میں ہر پارٹیسپینٹ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں. یہ وہ سوال ہے جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, بار بار پوچھتا ہوں, بیکاز جب ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں, تو یہ وہ ریفلیکشن کا فیز ہے جو ہمارے مائنڈ کی سوچوں کو فوکس کرتا ہے ہمارے ایکشنز پہ. صحیح. اب فرض کریں کہ آپ ریزلٹ چینج چاہتے ہیں, بٹ آپ انگریڈینٹس میں چینج نہیں کر رہے. آپ چاہتے ہیں چائے کا ٹیسٹ تو بڑا شاندار ہو, بٹ آپ اس کے انگریڈینٹ سیم رکھ رہے ہیں, تو رزلٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. سو آپ یہ امید کریں کہ رزلٹ چینج ہوں گے اور اپنے ایکشنز کو چینج نہ کریں, انگریڈینٹس کو چینج نہ کریں, تو یہ دیوانہ پن ہے. ایک ایسا دیوانہ پن ہے جو دنیا میں چل رہا ہے, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتا ہوں, بٹ وہ اپنے انگریڈینٹس پہ کام نہیں کرتا. سو بیہیویئر چینج کرنے کے لیے, رزلٹ چینج کرنے کے لیے آپ نے اپنے انگریڈینٹس کو پرکھنا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جیسے کوئی بھی میکینیکل چیز ہوتی ہے, اس میں جب کوئی فالٹ آتا ہے, سو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹریس کرتے ہیں کہ وہ فالٹ کہاں پہ. جب تک آپ اس کو فکس نہیں کریں گے, رزلٹ چینج نہیں ہوں گے. سو سیم فار اس. سو آپ نے اپنی آئیڈینٹی کے اوپر کام کرنا ہے, اپنی آئیڈینٹی کے انگریڈینٹس کو پرکھنا ہے. جہاں پہ بھی کوئی چیز اگر فرض کریں ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اب یہاں پہ ریزسٹنس آتی ہے, ہمارے مائنڈ میں ریزسٹنس آتی ہے, اور صرف مائنڈ میں نہیں, باڈی بھی ریزسٹ کرتی ہے. جب میں گول سیٹنگ پہ کام کرواتا ہوں, جو بھی لوگ گول بناتے ہیں وہ گول اس لیے ایگزیکیوٹیبل نہیں ہوتے کہ مائنڈ نے کہا کہ میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, بٹ باڈی ریزسٹ کرتی ہے. آپ صرف مائنڈ نہیں ہے, آپ کا مائنڈ اور باڈی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. آپ کی سوچ پہ ایکشن آپ کی باڈی نے کرنا ہے. سو اگر آپ کی باڈی میں ریزسٹنس ہے تو وہ کبھی بھی ایگزیکیوٹیبل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھیں گے, ہم یہ کام کریں گے, بٹ کر نہیں پاتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مائنڈ, باڈی اور آپ کا ہارٹ الائن نہیں ہے. اب آپ کا دل کسی اور طرف جا رہا ہے, ایموشن, دماغ کہہ رہے نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, جبکہ آپ کے ایکشن کہیں اور جا رہے ہیں. سو 3 ڈائمینشنز ہیں اور آپ سٹک ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈائریکشن میں جائیں اور اپنی ٹرو نارتھ کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, تو آپ نے اپنے ہارٹ کو, اپنے مائنڈ کو اور اپنی باڈی کے ایکشنز کو الائن کرنا ہے. دس از این آرٹ آف الائنمنٹ. تو جب آپ الائن کر لیتے ہیں, ڈیفینیٹلی پھر آپ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. ہم آج کل اگر دیکھیں, ہم یہ کرنے کی سوچتے ضرور ہیں, ہم کریں گے, بٹ نہیں کر پاتے, تو کیسے عملاً اس کی طرف ہم آئیں؟
دیکھیں اس کے لیے سب سے جو کی پوائنٹ ہے نا, آپ چھوٹا سا ایک سٹیپ اٹھانا شروع کریں, بیکاز جب تک آپ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے, فیلئر اور سکسیس میں بیسک ڈفرنس ہے ایکشن کا. ٹھیک ہے, اور ایکشن فزیکل باڈی نے اٹھانا ہے. ہماری یہ جو دنیا یہ 3D ہے, یہ فزیکل ورلڈ ہے, میٹر کی ورلڈ ہے. سو اس میں جب تک آپ فزیکل ایکشن نہیں کریں گے تو آپ پلاننگ جتنی مرضی کر لیں, آپ کی مائنڈ میں جتنی مرضی اچھی سوچیں گے, آپ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے, آپ تب تک اپنے گول کو اکمپلش نہیں کریں گے جب تک آپ ایکشن نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ ہزاروں میل کا سفر بھی ایک چھوٹے سے سٹیپ سے ہوتا ہے. سو وہ جو سٹیپ ہے وہ رائٹ ناؤ پہلا سٹیپ ہی سب سے مشکل ہوتا ہے. بالکل پہلا سٹیپ ہی مشکل ہے, لیکن صحیح وقت پہ صحیح سٹیپ لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اپنے روشن مستقبل کے فکر اور الگ پہچان کی کیا اہمیت ہے, اور اس کو جاننا, پہچاننا, سمجھنا کتنا ہی زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, مہتاب حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فریال بیگم صاحبہ. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. فریال صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہم نے روشن مستقبل کے اوپر بات کی, اس میں ہمارا اپنا بہت اہم کردار ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اس میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی, تو ہمارے جو گھر کے بعد ہماری جو پرورش, ہماری تربیت کا جو آغاز ہے, وہ اس میں ہمارے ٹیچر کا, ہمارے تعلیمی اداروں کا بہت اہم کردار ہے اس کے اندر. تو اس میں ہمارے ٹیچر جو ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, وہ کیسے رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک بچے کو, نوجوان نسل کو وہ اویئر کریں کہ آپ اپنے مستقبل کو کیسے سنوار سکتے ہیں, اپنی پہچان کیسے بنا سکتے ہیں. ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. بالکل, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے میں ایک بات کہوں, یہاں پہ سوچ پھر سے آ جاتی ہے نا, پازیٹیو سوچ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یونیورس بنانے کا فیصلہ کیا, تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ڈائریکٹ انسان بنائے اور ڈائریکٹ ہی یونیورس سٹارٹ ہو گئی. بالکل بھی نہیں. پہلے کیا ہوا, پہلے حضرت آدم آئے, بی بی ہوا دنیا میں آئے, اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہماری وہ نسل چلی. پہلے جب دنیا تھی تو مطلب جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں, جنگل تھے, پہاڑ تھے, پھر آہستہ آہستہ انسان آ گئے. انہوں میں جب سٹارٹ میں جو بندہ تھا وہ کس طرح سے تھا, اور ابھی جو ہے اس میں چینجز کس طرح آ گئی ہے. تو یہ سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ ہے سوچ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پھر ایجوکیشن آتی ہے. آج کل ہماری جو سوسائٹی پیچھے ہے, وہ کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم ایجوکیشن تو لے لیتے ہیں, ہمارے فرسٹ پوزیشن آتے ہیں, ہم ٹاپر بن جاتے ہیں, بٹ ہمارے پیچھے جو سوچ ہے وہ ہماری ویسی کی ویسی رہتی ہے. یہ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس کا بھی اس کا سب سے بڑا رول ہونا چاہیے, نمبر فرسٹ. اور دوسری ہمارے ٹیچر کا بھی سب سے بڑا رول ادھر ہونا چاہیے. اگر بچہ صبح اسکول جاتا ہے یا کالج جاتا ہے, جہاں پہ بھی, تو سب سے پہلے ٹیچر کو یہ سوچنا چاہیے, کیونکہ ہماری تقریباً 8 to 3 اور 8 to 4 ہماری ٹیچر کے ساتھ ہی ادھر ہوتے ہیں اسکول میں. تو یہ ٹیچر کو صرف اور صرف ہماری ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو امپروو اوور کوالٹیز. ہم نے جب پریکٹیکل لائف میں ہم جائیں گے تو ہم کیسے خود کو پروموٹ کریں گے, کیسے ہم نے آگے. جہاں تک آج کل کی بات ہے تو ہمارے ایجوکیشن میں زیادہ تر اسپون فیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. مطلب ہم آگے جو ہمارا جو اسپیسیفک گول ہے, جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے, اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. ہم جب بک پکڑ کے پڑھ لے کے باہر مارکیٹ میں آتے ہیں, تو مارکیٹ میں ہمیں پر کچھ اور چیز ملتا ہے جو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں اسکول سے ہی وہ چیزیں, مطلب اگر ہمیں ٹیچرس ٹریننگ دے دیں تو پھر جو ہے نا ہم اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہاں پہ میں کہ پیرنٹس کا کیا رول. پیرنٹس کا یہ کہ جو لائک ہماری بیٹی ہے یا ہمارا بیٹا ہے, یہ صبح اسکول جاتے, یہ کس طرح جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑ کے اسکول جائے. جی نہیں, مطلب ان کو چاہیے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی اسکول جا رہا ہے تو کچھ پڑھ لکھ کے آ رہا ہے, کیا وہ سیکھ رہا ہے, کیا اس کی مطلب پرورش کیسی ہو رہی ہے. ہمیں ان چیزوں پہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے. دوسری جو میں اہم بات کا کلچر کی میں بات کروں گی.
कल्चर का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्न्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, अपने कल्चर को हमने बहुत पीछे छोड़ा है, तो फिर हम बाकी चीज़ों में भी बाकी लोगों को फॉलो करते हैं। हमारे जो अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वो फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एंड पे हमारा क्या होता है, हम फिर ज़ीरो पे बैठ जाते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर हम ज़ीरो हो जाते हैं। हमारी लाइफ का वो जो गोल है वो ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है फिर हम उसको सामना नहीं कर सकते। हालांकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर हम मेहनत करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उनका सिला ना मिले। जब अल्लाह ताला ने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि आप मेहनत करें, सिला मैं दूंगा, बिल्कुल, तो फिर आप एज अ मुसलमान उन चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? ये हमारा सबसे जो आज का अलमिया है यही है। बच्चे जो है, बच्चे मतलब यहाँ तक के पेरेंट्स भी जो है ना, बच्चों पे उस तरह फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल, बस बच्चे के साथ क्या है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया यूज़ करें, ना उनकी ड्रेसिंग पे फोकस करें, ना ये देख रहे हैं कि मतलब अगर वो स्कूल जा रहे हैं उसने कितना सीखा है, क्या कुछ पढ़ा है। बस उनका बस सोच ये है, ओहो बच्चे की ड्रेसिंग अच्छी है, बच्चे के पास स्मार्टफोन, नो बस नो ही और शी इज गुड। बिल्कुल, हम आगे जो है ना, आगे पीछे हम नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी जो है परवरिश का एक सिलसिला स्टार्ट है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, टीचर उसको क्या सिखा रही है, वो स्कूल से क्या पढ़ कर आ रहा है, क्या सीख कर आ रहा है, क्योंकि बच्चे की वो तरबियत का सिलसिला शुरू हो रहा होता है। तो इसमें हमारे टीचर के साथ साथ हमारे वालिदैन का भी बहुत अहम रोल है। डॉक्टर साहिबा, जहाँ तक हम टीचर्स की बात करते हैं तो हमारी चीज़ें घर से भी शुरू होती हैं, वालिदैन से भी शुरू होती है। एक तरबियत का, एक परवरिश का जो आगाज़ है वो घर से भी शुरू होता है। बच्चे अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को देख के सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हम उनके रोशन मुस्तकबिल के बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बट सिखाना हमने उनको घर से है। तो घर में ही हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप दे देते हैं, क्योंकि आजकल आप देखें तो बच्चों की तरबियत जो है वो मोबाइल से हो रही है, इंटरनेट से हो रही है, मोबाइल जो हमारे लैपटॉप सिस्टम है उनसे हो रही है। तो कैसे फिर हम उनके रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकते हैं, कैसे उनकी अलग पहचान के हम सपने देख सकते हैं, जबकि हमारी तरबियत ही उस तरह नहीं हो पा रही? देखिए, जो आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन है ना, ये आपकी सोसाइटी में बहुत बेसिक रोल प्ले करता है। और पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे की सोशलाइजेशन में, उसका तो कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो बच्चे जब छोटा होता है 1 साल से 7 साल तक, उस वक्त तक बच्चा नसीहत को, वर्ड्स को नहीं समझता। उस वक्त बच्चा आपके एक्शंस को देख रहा होता है, आपको इमिटेट कर रहा होता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, जब आप नमाज़ पढ़े होते हैं तो बच्चा आके जाए नमाज पे बैठ के आपको इमिटेट करना शुरू कर देता है। This is how your child learn. ये उसका लर्निंग का प्रोसेस है कि वो आपको देखेगा, आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, बोलते क्या हैं, आपका तर्ज फ़िक्र क्या है, तरीक़ा कार क्या है, डिसिप्लिन कितना है, ये सारी चीज़ें आप उसके सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं और आप उसकी एक अनकॉन्शियसली एक पर्सनैलिटी बना रहे हैं। और अगर आप ये कहें कि जब ये 10 से 7 साल से आगे बढ़ के 10 साल का होगा, 11 साल का होगा, तो फिर आप उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके जहन साजी हो चुकी है, उसका जहन बन चुका है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, उसने वो चीज़ें लर्न कर ली और वो उसके डीपर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सब कुछ बैठ चुका है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि योर DNA डज नॉट मैच विद एनी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका DNA बायोलॉजिकल DNA, इसका मतलब यह है कि यू आर यूनिक। आपके 5 बच्चे हैं, 5 के 5 यूनिक होंगे। आप 5 के 5 बच्चों को एक पैटर्न के ऊपर नहीं लेकर जा सकते। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो दूसरा बच्चा भी आपको वही क्वालिटी देगा। हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो जो आपको भी सामने नज़र ना आ रही हो, लेकिन वो उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हो। हम सबसे बड़ा जुल्म अपने बच्चों को ये करते हैं कि हम उसको एक डायरेक्शन में लेकर के जा रहे होते हैं कि वाई यू नॉट डूइंग दिस थिंग। उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको फोर्स ना करें, क्योंकि उसके अंदर कोई एक यूनिकनेस अल्लाह ताला ने रखी है, कोई एक खासियत अल्लाह ताला ने रखी है, कोई एक स्पेशलिटी अल्लाह ताला ने रखी है जिसको बाहर आना है। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपके और मेरी सोच के साथ अलाइनमेंट में हो, आपकी और मेरी सोच के पर्सपेक्टिव के ऊपर वो बदले। हो सकता है वो कोई ऐसा यूनिक पैटर्न सामने लेकर के आए जो कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे। तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसको थोड़ी सी एक फ्रीडम देनी है कि बच्चा क्या चाह रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके इंटरेस्ट क्या है। जब आप छोटे से बच्चे को, जब वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जब आप उसको रोकते हैं तो आप उसके दिमाग के अंदर एक
पर्दा डाल देते हैं और उसको स्टक कर देते हैं और उसका कॉन्फिडेंस शेक करके वो पीछे एक स्टेप पीछे हट जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना। लेकिन जब आप उसको वो चीज़ करने दे रहे होते हैं तो वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपना आप एक्सप्रेस कर रहा होता है और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर एक ब्यूटी होती है और उसका अपना एक हुस्न होता है। वो जो उसका जेन्युइन हुस्न है ना, उसको आपने कभी सप्रेस्ड नहीं करना, क्योंकि आपने अपने बच्चों को कॉपी नहीं बनाना। आप हमेशा अगर उसको कंपैरिजन में लेकर के जाएंगे, देखो उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, उसके बच्चे की पर्सनल, नो यू डोंट हैव टू डू द कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली आपकी बात, जी बिल्कुल आपकी बात को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे कि बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी एक सलाहियत रखी होती है। मजीद भी इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि रोशन मुस्तकबिल के फ़िक्र और अपनी एक अलग पहचान होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे हम अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं, कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, कैसे जो हमारे अंदर एक इखलाकी कमी हमें दिखाई दे रही है उस इखलाक की कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र तो हर इंसान को है, बट उसको पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम अलग पहचान बनाना चाहते हैं कैसे बना सकते हैं, किन पहलुओं को मद्देनज़र रख कर बनाया जा सकता है और में हमारे वालिदैन की, हमारे टीचर की, हमारी सोसाइटी का क्या रोल है और हमारा क्या रोल है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और कैसे अपने तमाम कामों को, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए हम अपने जो मुस्तकबिल है अपना उसको रोशन बना सकते हैं। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। मेहताब साहब आपकी तरफ आते हैं, बात की जा रही है बच्चों की परवरिश की और हमारे बच्चों की जो परवरिश है वो स्टार्ट हो रही है हमारे इंटरनेट से, हमारे मोबाइल से, हमारे लैपटॉप से और फिर हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कुछ कर नहीं सका या फिर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे जो बच्चे का मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट हमें दिखाई दे, उसकी एक अपनी अलग पहचान बन जाए, अलग उसकी एक वैल्यू हो, लोग वो जा रहे हो तो लोग उसको कहें जी ये फ़लाँ का बेटा है। बड़े बड़े हम ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बट उन सपनों को पूरा करना जो बेसिक हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे वालिदैन हैं। तो वालिदैन की काउंसलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे हम अपने पेरेंट्स को इस तरफ लेकर आएँ कि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन, उनकी अलग पहचान फर्स्ट आप लोगों के हाथ में है। देखें जी, ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक पार्ट पेरेंट्स का है, एक टीचर का है और एक बच्चे का होता है। सो अमूमन बहुत से केसेस में पेरेंट्स अपना पार्ट भूल जाते हैं। तो जब अपना पार्ट भूलेंगे ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। वो आइडेंटिटी एक ट्रायंगल के कंप्लीटनेस से है। हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी उठा के स्कूल पे, अदारों पे और सोसाइटी पे डाल देते हैं। और अमूमन मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि बचपन से हम एक चीज़ सुनते आते थे कि पेरेंट्स कहते थे कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या मेरा बच्चा पायलट बनेगा। बट अब मैं रियलिटी में देखता हूँ, मैं जिस स्टेज पे हूँ, मेरे पूरे कज़न्स में से कोई भी वो नहीं बन पाया जो पेरेंट्स ने कहा था। इसकी रीज़न ये है कि विजन नहीं था पेरेंट्स के पास। और पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी को पहले आइडेंटिफाई करके समझा कि हमारा पार्ट क्या है उसमें। लेकिन मेरे पेरेंट्स आज भी, मेरी शादी भी हो गई है, बट मेरे वालिद साहब वालदा मुझे चेक करते रहते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं लेट क्यों हूँ। सो पेरेंट्स का किरदार बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। स्टार्ट में आप अपने बच्चों को चेक करें, उनके लिए हर चीज़ को डिफ़ाइन करें। इसमें डिफरेंट रिसर्चेस हैं जो नेट पे भी मौजूद हैं, किताबों के अंदर भी हैं, कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की ग्रूमिंग में स्टार्ट से किरदार अदा किया वो बच्चे डिफरेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर। आपने अपनी अखलाकी कदरें बच्चों को आपने सिखानी है। बिल्कुल। आपने अपने कल्चर को बच्चों के अंदर डेवलप करना है कि आपका कल्चर क्या है। हर आपके माइंड के अंदर जो फिल्टर है उसमें आपका एक वैल्यू का सेट है। वो वैल्यू का सेट डिफाइन करना है आपके घर ने, आपकी फैमिली ने। और अगर पेरेंट्स इस पे अमल नहीं करें और पेरेंट्स सिर्फ टीचर्स पे ब्लेम करें या कहें कि ये इंटरनेट की वजह से ख़राब हो रहे हैं। सो इंटरनेट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो बहुत ज़्यादा है। आज एक क्लिक पे आप दुनिया का कोई भी शानदार से शानदार कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जहां हमें उसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए था, वहां उसके जो मनफी असरात है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
اس کی ریزن یہ ہے کہ چیک نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پیرنٹس تھوڑا سا ایج گیپ فیل کرتے ہیں, پیرنٹس سیکھتے نہیں ہیں چیزوں کو. دیکھیں جب تک پیرنٹس خود سیکھیں گے نہیں تو بچے ان کو ڈاج دیتے ہیں, کیونکہ میرے پاس بڑے کیسز آتے ہیں جس میں بچہ جو ہے پیرنٹس کو ڈاج دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ والدین کو کچھ بھی نہیں پتا انٹرنیٹ کے بارے میں, سو وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کرتا ہے. سو آپ نے پہلے اپنی چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. لائک کہ میری سسٹر کی بیٹی ہے تو انہوں نے یوٹیوب پہ بہت سے چینلز کو رپورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بچی جا کے سرچ کرتی ہے, وائس نوٹ پہ سرچ کرتی ہے, تو وہ جو کانٹینٹ آتا ہے اس میں غصے کا ایلیمنٹ ہے, کچھ ایکٹنگ کا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے کلچر کے ساتھ میچ نہیں کرتا. سو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ بچہ جو بھی ڈیٹا دیکھ رہا ہے وہ چاہے ٹی وی پہ ہے چاہے انٹرنیٹ پہ ہے, وہ آپ کے کلچرل ویلیوز کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک اسلامی کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ کا اسلامی کلچر ہے تو کیا آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں وہ کلچر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر آپ نے آج اپنی بچی کے لیے ڈریس کوڈ ڈیفائن نہیں کیا تو وہ اس کے مائنڈ پیٹرن بن جائیں گے, وہ سوسائٹی کے فلو میں جائے گی. پھر بیسیکلی آپ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے, آپ سوسائٹی کے رحم و کرم پہ اس بچے کو چھوڑ رہے ہیں, آپ ٹیچرز کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں. ٹیچر سیکنڈری فیز ہے, پہلے آپ نے خود دیکھنا ہے, پھر ٹیچر کی پرفارمنس کو بھی آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ بچہ اسکول سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی کمیونیکیشن کو چیک کرتے ہیں. میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں, کئی پیرنٹس یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آج بچے نے یہ ورڈ یوز کیا جو ہمارے کلچر میں نہیں ہے, سو کائنڈلی آپ اسے چیک کریں. جب آپ اس لیول پہ ڈیپتھ کے لیول پہ جا کے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, بچہ دیکھیں ایک پھول کی طرح ہے, اس کو سوسائٹی اس کو ماحول کی تپش خراب کر سکتی ہے, آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. اور کیئر کا لیول تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی اس کیئر کو ڈیفائن نہیں کرتے. سو عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو آسان کرنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں یا بلیم کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بچوں کی وجہ سے میرے بچے خراب ہو رہے ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ بلیمنگ, اٹس آل اباؤٹ آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے, کیونکہ بلیمنگ از اے سورس آف نیگیٹیوٹی. جب آپ بلیم کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, اور نیگیٹیو انرجی سے جس کا مستقبل خراب ہونا ہے وہ کسی اور کا نہیں, آپ کے اپنے بچے کا. ایگزیکٹلی آپ کے اپنے بچے کا رسپانسبلٹی, آپ 100% رسپانسبلٹی لیں, اپنے بچے کو چیک کریں, ایکسٹرا کمپیریزن نہ کریں. ڈیفینیٹلی آپ اس کو اپنے لحاظ سے, اپنے کلچر کے لحاظ سے, اپنی ویلیوز کے لحاظ سے چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ بچے اسکول جا کے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر فوکس کریں, نظر رکھیں. جب بچے گھر آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آج آپ نے بیٹا کیا کیا, کیا سیکھا, کیا پڑھا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو دور کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. فیال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جہاں ہم بات کریں بچوں کے اندر یہ جو کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا, ٹیچر کا. ہم نہیں پوچھتے بچے کیا کر رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز کی جو ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے, ہم بچوں کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی پہچان بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اخلاقیات کی, ہمارے بچوں میں سب سے بڑی, ہماری نوجوان نسل میں اس وقت جو کمی دکھائی دے رہی ہے وہ اخلاقیات کی بھی دکھائی دے رہی ہے. روشن ہم ان کا مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں, ان کی ایک پہچان. دیکھیں آپ کا اخلاق, آپ کی زبان بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ سوسائٹی میں کس طرح پیش آ رہے ہیں, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. تو تعلیم ہمیں یہ سب کچھ سکھاتی ہے, والدین بھی ہمیں یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. تو جہاں ہم اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اتنی اعلیٰ ڈگریاں ہم لے رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اخلاقیات کی تعلیم کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کی بالکل بات صحیح ہے. لائک آج کل پاکستان جتنی مطلب ہم سب لوگ جتنا مطلب ہمارے ملک میں تعلیم عام ہے اتنا ہم اخلاقیات میں پیچھے ہیں. میں کہتی ہوں نا, اس کا بلیم تو نہ اسکول کو جاتا ہے نہ ہی سوسائٹی کو, اس کا بلیم جو ہے نا پیرنٹس کو ہی جاتا ہے. یہ پیرنٹس کا سب سے پہلا رول ہونا چاہیے, کیونکہ وہ گروتھ کرتے مطلب ڈیٹ آف برتھ سے لے کر مطلب 4-5 ایئرس تک بچہ جاتے تب وہ اسکول جاتا ہے. بالکل ایسے. تو میں کہتی ہوں کہ مطلب یہاں پہ نا پیرنٹس کو سب سے پہلے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ میرا بچہ اگر سیکھ رہا ہے تو کیا سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ مطلب ان کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو ایڈوائز دینا چاہیے کہ یہ ہمارا کلچر ہے, ہم نے یہ ہمارے لمٹس ہیں, ان کے اندر ہم نے رہ کے ایجوکیشن بھی حاصل کرنی, اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. جو آج کل چل رہا ہے لائک ٹیچر ہے نا, اس نے تھوڑا سا بچے پہ غصہ کیا ہے. اچھا بچے پہ کیوں غصہ کیا؟ بچے نے یا تو ہوم ورک پریپیئر نہیں کیا یا کوئی ٹیسٹ صحیح نہیں دیا. اس نے جا کے گھر میں شکایت کی, ادھر سے جو ہے نا ان کے پیرنٹس آ کے نا ٹیچر کا جینا حرام کرتے, جی نہیں آپ نے کیوں غصہ کیا. حالانکہ وہ اس کے پیچھے اسپیکٹس نہیں دیکھتے کہ اگر اس نے غصہ کیا تو کس وجہ سے کیا ہے, یہاں سے بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے. مطلب یہ چیزیں, اور ہم اس چیز کو ہم دیتے ہیں ان چیزوں کو. جی ہم کہتے ہیں کہ بس نہیں جی ہم نے ایک اچھے سے اچھے
इंस्टीट्यूट में अपने बेटे या बेटी को एडमिशन दिया, बस दैट्स इनफ फॉर ऑल। हमारा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। बिल्कुल। हालांकि ये नहीं देखते कि जी नहीं, अभी तो हमारी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी स्कूल में जाएगा, वो डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलेगा, डिफरेंट बच्चों को वो फेस करेगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये कैसे मतलब खुद को आगे लेके जाएगा, ये चीज़ जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, हम जिस तरह बात करें कि ठीक है घर में हम नमाज पढ़ते, बच्चे हमें देख के हमें कॉपी करते हैं, हम बाहर जाते हैं, लाइक हम पर्दा करते हैं तो हमारी बेटी या हमारी बहन हमें देख के हमें कॉपी करती है, लेकिन जब वो आगे इंस्टीट्यूट में जाता है तो आपने कभी ये सोचा है कि वो इंस्टीट्यूट में भी जाके आपको कॉपी करेगा? सबसे पहले हमें इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। अखलाकियात सबसे पहले हमारे ये हैं। अच्छा, आजकल हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेस पे जो है ना टीचर को जवाब देते हैं, टीचर के रिस्पेक्ट का बिल्कुल पता ही नहीं है कि टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम आगे जाएंगे, तभी हम जो है ना हमारा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन हम कहते हैं जी नहीं, हमने इंग्लिश सीख लिया, हमने बुक सारे पढ़ लिए, हमने PhD पोस्ट डॉक सारा कुछ कर लिया, बस हम जो है ना एक बेस्ट पर्सन है सोसाइटी में। जी नहीं, ये इसको आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचा है कि आपकी एजुकेशन के अलावा आपकी पर्सनैलिटी के और भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली, अपनी पर्सनालिटी को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इखलाकियात की जो तालीमात है उसका भी हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना और बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। खुशामदीद। आज के मौजू के ऊपर बात की जा रही थी कि मुस्तकबिल जो हमारा रोशन हम करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं, कैसे अपनी जो तरबियत का मरहला है वो कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कैसे इनको समझा जा सकता है। मेहमानों से बड़ी इन डिटेल बात की गई, लेकिन चूँकि अभी प्रोग्राम का वक्त भी बहुत कम है तो जल्दी से डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का खुलासा, इस पूरे डिस्कशन जो आज के प्रोग्राम में की, तो हमारे जो नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, जिसको हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो एक महफूज मुस्तकबिल हमारे नौजवान नस्ल का किन के हाथों में? देखिए, इसमें सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन, आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आपके जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे इसमें जो है अपना अपना हिस्सा डालते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपके पास बुक है, आपके पास पूरा फ्रेमवर्क है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको डिमांडें दे दी हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है कि वेयर आई हैव टू गो एंड मुझे किसको फॉलो करना है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो करनी है, आपने रीडिफाइन करना है पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। मैं सिर्फ एक जिस्म नहीं हूँ, मैं एक रूह भी हूँ, उसके क्या तकाज़े हैं। और आपने ज़हन में ये रखना है कि ये माइक्रो से मैक्रो के ऊपर जाएगा, छोटे से बड़े लेवल पर जाएगा, सोच से एक्शन के ऊपर जाएगा, और आपने अपना विजन जो है वो बड़ा रखना है। ठीक हो गया। जब आप रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं, दैट डज नॉट मीन्स कि सिर्फ आपका करियर है। जब आप रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं तो आपके एथिक्स, आपके मोरालिटी, आपके जेस्चर्स, आपका कनेक्शन आपकी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, ये सारा डिफाइन करता है आपके एक रोशन मुस्तकबिल का। आपने अपनी एक बड़ी पिक्चर देनी है, देखनी है, और उसके मुताबिक अपने गोल सेट करने हैं। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है जो कि आइसोलेटेड हैं, आप कनेक्टेड हैं सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ। यू आर द डेप्यूटी ऑफ गॉड और यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आप जैसा कोई भी नहीं है। आपने ये याद रखना है कि आई एम द यूनिक, और मेरी जिंदगी में कुछ खास है जो सिर्फ मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ, जो और कोई नहीं दे सकता। उसको आपने इनलाइटन करना है, अवेकन करना है और दुनिया को देना है, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है सिर्फ दुनिया में रोशन ना हो, आखिरत में भी रोशन हो। जिसको कुरान में कहता है कि आखिरत में कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, और ये वो लोग हैं जिनका इनर रियल सेंस जो है मुस्तकबिल रोशन। दुनिया के साथ साथ हमारी जो आखिरत उसको संवारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मेहताब साहब, आप क्या कहते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को जो मुस्तकबिल रोशन कि हम सपने ख्वाब देखते हैं, एक अलग पहचान के ख्वाब देखते हैं, तो अपनी नौजवान नस्ल की काउंसलिंग और उनकी अवेयरनेस कैसे की जाए?
دیکھیں جی فائنل یہی ہے کہ آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے، آپ کے گولز کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ کے پاس ایکشن پلان کیا ہے. صحیح. اور جیسے میم نے بھی بات کی کہ قرآن مجید کی صورت میں کمپلیٹ ہمارے پاس فریم ورک اور ہر ایک چیز اویلیبل ہے. بالکل. ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رکھنا. 130 ورسز قرآن میں غور و فکر پر ہے. غور و فکر کا عمل آپ کے دماغ سے شروع ہوتا ہے، وہ سوچ سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ غور و فکر کریں اپنی زندگی پر، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی پر، اور دیکھیں کہ آپ اس میں کنٹریبیوشن کیا دے سکتے ہیں. بالکل. اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کل جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، یہ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا. تو اس وقت آپ کس حالت میں ہوں گے؟ کیا اس وقت آپ مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایکشن آپ کو وہاں پہ جسٹیفائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کو بابر آپ ریفلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ایکشنز میں کہیں پہ بھی اگر اس سوال کا جواب نہیں صحیح آ رہا تو اٹس مین کہ آپ کے نارتھ سٹار میں پرابلم ہے. آپ کو ری ایڈجسٹنگ ری فریمنگ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور 100% رسپانسبلٹی لینی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کے پاس جو سب سے یونیک چیز ہے وہ رسپانس کی ہے. ہمارے پاس ابیلٹی ہے کہ ہم چیزوں پہ رسپانس کر سکیں جو باقی کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. جی فریال صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں اس پورے ٹاپک کو لے کر؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس فائنلی میں یہی بتاؤں گی کہ سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے گھر سے اپنے بچے پہ. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کو بھی اپنا ہی رول پلے کرنا چاہیے. اور ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی تو پتہ ہے اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی جو تعداد ہے نا، پڑھنے والوں کی تعداد، وہ ہماری کنٹری میں سب سے زیادہ ہے. لیکن جب اس پہ دیکھا جائے کہ اس پہ مطلب کتنا اس پہ مطلب عمل کیا جا رہا ہے تو وہ 0% آ رہا تھا. ہم تو صرف عربی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو ڈیپ تک نہیں پڑھا. قرآن پاک اگر بھیجا گیا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کو صرف پڑھ لیں، اس لیے بھیجا کہ آپ اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق اپنی لائف گزارو. تو اگر اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو ہماری آخرت نہیں، ہماری دنیا بھی اسی سے سنور جائے گی. لیکن آج کل صرف اور صرف جو میں بتاؤں کہ مطلب ہمارے لیے جو سب سے پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے زیادہ تر ہم فالو کریں، ہم کاپی کریں، ہم دوسرے کنٹریز کو ہم فالو کریں. میں اینڈ پہ صرف اپنی نوجوان نسل اور سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کلچر کو سمجھے، اپنی لینگویج کو سمجھے. صرف ایجوکیشن بے شک حاصل کرے، ایجوکیشن بھی ایک مطلب آپ کو آپ کے گول کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جو ہمارے جو باقی پریورٹیز ہے اس کو ہم نہ بھولیں. پیرنٹس کی بھی یہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس کو ساتھ ساتھ ایڈوائز دیتے رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور یہ ساتھ میں ٹیچر کی بھی ہے کہ ٹیچر اینڈ پہ ایک کلاس ایسا رکھے جس میں وہ اسٹوڈنٹس کو بتا سکے کہ ہماری کیا کیا رسپانسبلٹی ہے ایجوکیشن سے ہٹ کے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے کیسے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں خود کو ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اگر ان کو قرآن پاک کے مطابق ایک سیشن دیا جائے تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا روشن مستقبل جس طرح ہے تو ہمیں برائٹ فیوچر سے کوئی بھی آگے جانے سے نہیں روک سکتا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین، ہم اگر اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں، اپنی ایک الگ پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو صرف تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو سیکھنا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات بھی حاصل کریں، کیونکہ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس کو صرف پڑھنا نہیں سمجھنا بھی ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی تمام جو پرابلمز ہیں اس کا حل اس میں موجود ہے. تو اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جو بھی ہمارے کام ہیں ان کو بہتر طریقے سے دیانتداری کے ساتھ ان کو سر انجام دیا جائے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو مستقبل ہے وہ ضرور روشن ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.